नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री का यही है जो है यहाँ पर रोज़गार। बताएंगे आखिरकार क्यों रेपिस्ट प्रज्वल पर भड़क गए, क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने मैनपुरी में लगा दी बीजेपी की क्लास। कहा चंदे का धंधा ज़ोरों से चला और अब बीजेपी की पोल खुल चुकी है, पूरा देश जान चुका है कैसे आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। वाराणसी से चुनाव लड़कर दोस्तों स्मृति ईरानी को फंसा दिया। केएल शर्मा के सामने नहीं जीत पाएंगी स्मृति ईरानी। और कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर रायबरेली की सीट पर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा मच गया क्योंकि राहुल के आने के बाद बीजेपी को झटका। और बताएंगे केजरीवाल को क्या 7 तारीख को मिल जाएगी ज़मानत। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, रायबरेली से उतरने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी में मचा दिया हड़कंप। आपको बताते चले रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इस बार अमेठी से केएल शर्मा को उतारा गया है। आपको बताते चले रायबरेली की सीट राहुल गांधी के ख़ानदान की सीट मानी जाती है। कई दशक तक इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी ने उस सीट पर चुनाव लड़ा और अब अपनी दादी की विरासत संभालते हुए सीट पर राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है। दरअसल ये समीकरण ऐसे ही नहीं बैठा है। वाराणसी की सीट बहुत सोच समझ कर दी गई है। बताया जा रहा है वाराणसी की असली सीट का असली मास्टरमाइंड इस खेल के अखिलेश को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा था कि अगर कोई इंडिया गठबंधन से यूपी में कोई भी कांग्रेस परिवार का नहीं चुनाव लड़ेगा तो लोगों का इंडिया गठबंधन पे से विश्वास उठेगा। इसलिए आपको बताते चले टीपू को असली खिलाड़ी माना जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले इस खेल के रचयिता कि कौन सी सीट से कौन उतरेगा, ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चली जिससे कि दोस्तों शे और मात दोनों हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को मैनपुरी में लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले मैनपुरी में डिम्पल यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि अब तो ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी की विदाई की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर बीजेपी के सपोर्टर हैं, अब तो वो लोग भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देख लिया कैसे चंदे का धंधा बीजेपी ने तेज़ों से चलाया है और पूरे चंदे का जो घोटाला हुआ, जो दुनिया के सामने चुनावी बॉन्ड का सच आया, उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ। यही नहीं दोस्तों, इसका असर तो चुनाव पे पड़ा ही है, चुनावी बॉन्ड का, जाहिर सी बात है। लेकिन उससे भी बड़ा असर दोस्तों ये पड़ा है कि अभी हाल ही में रेवन्ना कांड हुआ है और उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते फिर रहे थे। एक ऐसा रेपिस्ट जिसने कई महिलाओं का यौन शोषण किया, लगभग 3000 महिलाएं बताई जा रही हैं। ऐसे इंसान के लिए इस देश का प्रधानमंत्री वोट मांगता फिर रहा था। इसी को लेकर अखिलेश ने इस मुद्दे को भी उठाया। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल तमाम जो देश की संपत्तियां हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति को दी जा रही हैं और जो गरीब है वो और भी गरीबी में नीचे धकेलता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार इनकी विदाई ऐसे करेंगे ढोल नगाड़ों से कि लोगों की एंट्री भी ऐसे नहीं होती होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब मैनपुरी में डिम्पल यादव के लिए प्रचार किया तो डिम्पल यादव ने भी बयान दे डाला कि अब की बार बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों तड़ी पार होने जा रही है। अब की बार 400 हार का नारा जो चला है, पीडीए ने जो दिया है, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होने जा रहा है। और दोस्तों अगर बीजेपी का गेम ओवर होगा इस चुनाव में तो सबसे बड़ा झटका लगेगा योगी बाबा को, क्योंकि दोस्तों योगी की आधी राजनीति तो केंद्र की वजह से ही चल रही है। आप समझिए, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जुल्म का खेल चल रहा है, जैसे ही सत्ता पलटी दोस्तों वो सारा खेल पलट जाएगा, क्योंकि केंद्र में जो लोग हैं वही सारा मामला सेट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर, अरविंद केजरीवाल को 7 तारीख को मिल सकती है बेल। केजरीवाल आ सकते हैं जेल से बाहर। दरअसल दोस्तों हालांकि ये कहा जा रहा है कि क्या चुनाव के बीच में हमें केजरीवाल को बेल दे सकते हैं हम चाहें तो। जजों ने इस पर सहमति की है। मतलब आपको बताते चले मनु सिंघवी की कल जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी पुख्ता सबूत के गिरफ्तार किया गया। ये सबूत हाल ही के नहीं, ये सबूत 2023 के हैं जिसके बेसिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के पास ऐसा कोई ईडी के पास सबूत नहीं है जिससे कि ये साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे।
यही पूरा मामला नहीं है दोस्तों। अब कोर्ट ने इस पर कहा है कि आप तैयार रहिए, 7 तारीख को इस पर बेल पर हम बहस कर सकते हैं। आपको बताया जा रहा है कि केजरीवाल को 7 तारीख को बेल मिल सकती है, इस पर जज ने सहमति जताई है। हालांकि अभी इस पर बहस होगी कि बेल देनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर कहा गया है कि बेल दी जा सकती है चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन आप समझिए दोस्तों, 2 चरणों के चुनाव निकल चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जो है यहाँ पर ख़ास करके बाहर निकालने की बात की जा रही है। तो समझिए तीसरे चरण का चुनाव भी गया केजरीवाल के हाथ से, तो वो कहीं प्रमोट ही नहीं कर पाए। अब बचेंगे सिर्फ 2 चरण। तो इसमें दोस्तों आप समझिए, खैर जितना भी मिले उतना काफ़ी है। लेकिन दोस्तों मेन जो जब शुरू से केजरीवाल अगर प्रचार करते तो उसका असर एक बड़ा असर रहता। लेकिन अब केजरीवाल को 3 चरणों के बाद बेल अगर मिल भी गई तो भी दोस्तों मोदी सरकार का आधा काम तो हो गया है। वो तो यही चाहती ही थी कि दोस्तों केजरीवाल प्रमोशन ना कर पाएँ, वो प्रचार ना कर पाएँ, आम आदमी पार्टी टूट जाए। बीजेपी ने इन दिनों में काफ़ी कोशिश की विधायक खरीदने की, पार्टी को तोड़ने की, लेकिन दोस्तों बीजेपी की दाल नहीं गल पाई, क्योंकि केजरीवाल ने अपने सारे सांसदों को अपने उसमें कर रखा हुआ है दोस्तों, ताकि कोई भी बेईमानी ना कर सके। यही कारण है जो बीजेपी जीत कर भी हार गई। आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी की हुई हवा टाइट। स्मृति ईरानी को लगने लगा दोस्तों केएल शर्मा से डर। दरअसल दोस्तों इस बार खास करके गांधी परिवार ने एक ऐसे व्यक्ति को उतार दिया है जो अमेठी में, जिसका दोस्तों दिन रात उठना बैठना, यही नहीं दोस्तों, अमेठी में रहने वाला व्यक्ति अमेठी के एक एक घर को जानता है। केएल शर्मा एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो अमेठी में बहुत ही लंबे समय से, और अमेठी का एक एक घर उन्हें जानता है और वो अमेठी के लोगों को जानते हैं। स्मृति ईरानी के लिए दोस्तों अब की बार मुश्किल ये है कि अमेठी से जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम होने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी को 2019 में जानबूझकर अमेठी से चुनाव हराया गया था, वो हारे नहीं थे और स्मृति को जिता दिया गया था। जबकि 2014 में दोस्तों राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था, और उसके बाद फिर हारने के बाद वो वहाँ पर काम करती रही अमेठी में, और 2019 में उन्हें फिर जीत मिल गई राहुल के सामने। लेकिन कहा जाता है 2019 में भी वो राहुल से हारने वाली थी, पर कुछ बेईमानी कर उन्हें जिताया गया। खैर वो सब बातें तो बात की, हार और जीत मेन होती है। तो 2019 में स्मृति ईरानी जीत गई। लेकिन दोस्तों अब 2024 का रण बदलने वाला है। 2024 में दोस्तों स्मृति ईरानी, अजय राय जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने दावा किया है कि स्मृति ईरानी 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हारने वाली हैं, क्योंकि केएल शर्मा दोस्तों अमेठी का एक एक घर जानते हैं, एक कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के दोस्तों। लेकिन केएल शर्मा का रुतबा और दबदबा जो है खास कर बहुत ज़्यादा अमेठी में लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में ये देखना होगा दोस्तों कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए कुछ किया तो है नहीं, ये बात तो साफ है। अमेठी के लोग परेशान हैं। अब केएल शर्मा सत्ता में जो यहाँ पर स्मृति ईरानी कैसे हराएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब की बार भाजपा भी गई और स्मृति भी गई, दोनों के जाने की खुशी जो है हम लोग मनाएंगे जल्दी ही, जबकि रिजल्ट आएगा सामने। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए श्याम रंगीला बोले मैं लड़ूंगा मोदी से, जो सूरत में हुआ वो मैं वाराणसी में नहीं होने दूंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए श्याम रंगीला उतर पड़े हैं। श्याम रंगीला ने ऐलान कर दिया है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। उनका साफ कहना है कि भले ही मैं जीतूं या हारूं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों तो राजस्थान के रहने वाले हैं श्याम रंगीला। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोदी की आवाज़ उतारता हूं तो मैं मोदी की नकल करता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की वजह से मेरा घर चल रहा है और मैं मोदी को ही बुरा भला बोलता हूं। श्याम रंगीला ने दोस्तों बेचारे ने एक एपिसोड किया था, लाफ्टर चैनल 2017 में आता था जो हंसी मजाक का शो, उस दौरान श्याम रंगीला का एक एपिसोड बैन करा दिया था मोदी सरकार ने। यही नहीं, कई और उनको प्रोजेक्ट मिले, लेकिन लोग ये कहकर टाल देते थे कि आपके इस एक्ट में थोड़ी सी बस ये मिस्टेक है कि इसमें राजनीति आ रही है और हम इसको टेलीकास्ट नहीं कर सकते, सरकार ने मना किया है। तो आप समझिए श्याम रंगीला से उनका काम छीन लेना, यूट्यूब के ख़िलाफ़ भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना, यही बीजेपी का काम था। अब इसके ख़िलाफ़ दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरा मेन मकसद ये है कि वाराणसी में भी सूरत जैसा कांड ना हो, दिल्ली जैसा ना हो दोस्तों, कि कांग्रेस के उसको ही ख़रीद लिया जाए दोस्तों और वो अपना नामांकन वापस ले ले और एक तरफा जीत हो जाए, ये नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पैसों के बल पर या किसी और के बल पर अपना नामांकन वापस ले लूँगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, जीतूं या हारूं मुझे नहीं पता उन्होंने कहा, लेकिन मैं
सूरत जैसा कांड नहीं होने दूंगा जो सूरत में हुआ है। दरअसल दोस्तों सूरत में सबने देखा, जो कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ था उसने एंड वक्त पे अपना पर्चा वापस ले लिया, और जो निर्दलीय जो और लोग भी खड़े हुए थे निर्दलीय, उन लोगों ने भी अपने पर्चे वापस ले लिए, जिसके कारण ये हुआ कि जो एक तरफा जीत हो गई बीजेपी की। पहले ही लोकसभा में पहली सीट बीजेपी निर्दलीय जीत गई थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष जो कह रहा था कि मोदी सरकार चुनाव भी नहीं होने दिया करेगी अगर वो फिर से सत्ता में आई, तो दोस्तों आप समझिए ये बात तो सच साबित हुई। निर्दलीय आप लोगों को खरीद रहा हो और अपने कैंडिडेट को चुनाव के पहले ही निर्दलीय जितवा रहा हो, तो जाहिर सी बात है आपको डर लगता है लोकतंत्र से, आपको डर लगता है कि आपको विपक्ष हरा देगा, आपको डर लगता है कि आप इस चुनाव में हारने वाले हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों हार का सामना करना ही होगा। इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि जो लोग देश का नुकसान करेंगे, जो लोग दोस्तों देश के ख़िलाफ़ हैं, देश भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने तो पहले भी कहा और फिर कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती दोस्तों बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि देश की जनता ने तय कर लिया कि अब सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संजय सिंह का फूटा प्रधानमंत्री के ऊपर गुस्सा, कहा मौत के बदले भ्रष्टाचार। जब शमशान में लाशें जल रही थी, जब अस्पताल में मौतें हो रही थी, तब भाजपा भ्रष्टाचार के खेल में बिजी थी। उन्होंने कहा, दरअसल आपको बता दें पूरा मामला कोविडशील्ड को लेकर है। बताया जा रहा है कोविडशील्ड के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी पर संजय सिंह ने खूब भड़ास निकाली। संजय सिंह ने कहा कि कोविडशील्ड के दौरान लोगों में किस तरीके का डर था ये सब ने देखा। आपको एक चीज़ याद होगी दोस्तों कि कोविडशील्ड के टाइम पर सरकार ने ज़बरदस्ती ये वैक्सीन लोगों को लगवाई, लेकिन अब इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। कई लोग जो है वो गश खा कर गिर रहा है और मर रहा है, कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है दोस्तों, और कई लोगों के दिमाग में खून जमने जैसी बीमारी सामने आई है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ये इफ़ेक्ट कर जाती हैं, जाहिर सी बात है। और सरकार ने इस वैक्सीन कंपनी से करोड़ों रुपए चंदा लिया है। मतलब आप समझते हैं दोस्तों, मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी दांव पर लगवाई गई। कोविडशील्ड लगवाई है अगर आपने, तो आज नहीं तो कल हो सकता है आपको भी साइड इफ़ेक्ट इसका हो, क्योंकि 4 से 5% लोग ऐसे हैं, 2 से 3% जिनको जो है यहाँ पर इससे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। और यही कारण है जो कोविडशील्ड पर अब सवाल उठ रहा है। लेकिन इस बीच एक खेल कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब आपको जो है यहाँ पर दोस्तों कोरोना की वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी सरकार का फ़ोटो नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है अब वैक्सीन बदनाम हो गई है। जैसे ही वैक्सीन बदनाम हुई, नरेंद्र मोदी ने अपना फ़ोटो हटा दिया वैक्सीन के सर्टिफिकेट से। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जब तक वाहवाही लूटना थी तब तक नरेंद्र मोदी के फ़ोटो लगे थे वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट पर, लेकिन जैसे ही वैक्सीन बदनाम हुई दोस्तों नरेंद्र मोदी के फ़ोटो हटा दिए गए। इसका मतलब आप समझिए, जनता मरती है तो मरे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। सरकार की नीतियाँ सबके सामने आ चुकी हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये इल्ज़ाम संजय सिंह लगा रहे हैं। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए प्रज्वल रेवन्ना को खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी देश की महिलाओं से प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने एक रेपिस्ट को समर्थन दिया है। यही नहीं दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि जो रेवन्ना के साथ जो महिला दिखाई दे रही है उसमें से एक महिला को दोस्तों किडनैप कर लिया गया है, ताकि वो जिसने शिकायत की है ताकि वो जो है यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ गवाही ना दे पाए। आपको बताते चले, यही नहीं, उसके बेटे ने 20 वर्षीय बेटे ने आरोप लगाया कि जो रेवन्ना है उसके परिवार बहला फुसला कर उनकी माँ को साथ ले गया और उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी माँ को कहीं पर किडनैप कर लिया है। तो ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि सबूत मिटाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन एक महिला नहीं है, हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं, कम से कम 3000 महिलाएं जिनके साथ रेवन्ना ने इस तरीके की दरिंदगी की है, वीडियो बनाए हैं और पूरी जनता उसको देख भी रही है। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। भले ही ये चीज़ें छुपाई जा सके, लेकिन दोस्तों एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इस वक्त रेवन्ना बुरी तरीके से फंस गया। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर रेवन्ना की काली करतूत दिखाई दे रही है। किस तरीके से उसने दोस्तों महिलाओं का यौन शोषण किया है, ये बात सबके सामने आ ही चुकी है और वो जर्मनी भाग चुका है। अब हो सकता है कि मोदी सरकार उसको बहुत जल्दी वापस बुला ले दोस्तों, लेकिन उसको भगाने वाली मोदी सरकार ही है, उसको छुड़ाने का झांसा दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ है,
रेवन्ना ने जो कांड किया है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इसमें दोस्तों एक बच्ची से लेकर तो एक बुज़ुर्ग महिला तक है। यानी कि आप समझिए उसने किसी को नहीं छोड़ा, ना बुज़ुर्ग को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, हर एक पर अपनी दरिंदगी का शिकार उसने बनाया है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो समाज को गंदा करते हैं। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मंगलसूत्र देखकर पहचान लेते थे, लेकिन अब ये बताइए कि कपड़े देखकर पहचानने वाले व्यक्ति जो लोग मारे गए कोरोना के वक्त, वो किसका मंगलसूत्र था? आप मंगलसूत्र पर बहुत बयानबाजी करते हो, तो अब ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सवाल पूछ लिया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे अपने भाषण में कि कांग्रेस को मत जिताना वरना वो हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों और मुसलमानों को बांट देगी। अब ओवैसी ने सवाल पूछा है कि जो लोग कोरोना में मारे गए, जिनकी लाशें नदियों में तैर रही थी दोस्तों, उनको अंतिम संस्कार करने तक के लिए पैसा नहीं था और रेतों में दफना दिया गया कई लोगों को, उन मंगलसूत्रों का क्या हुआ? सीधा सीधा सवाल पूछा गया बीजेपी से ओवैसी द्वारा। ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत फैलाना, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा देना, ये बीजेपी की राजनीति है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति से सब लोग वाकिफ हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सिर्फ एक ही राजनीति करना जानती है, या तो वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएगी या फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा लेगी, और इस मुद्दे के ऊपर सरकार हमेशा घिरी हुई भी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी कई बार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग चुके हैं कि वो देश में दोस्तों इस तरीके की राजनीति करती है जो नफ़रत फैलाने का काम किया जाता है। इसी को लेकर जो है जमकर भड़ास निकाली उन्होंने, और ये भी कहा कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ लोगों की विचारधारा के ख़िलाफ़ जाती हैं, जबकि दोस्तों इस देश का पीएम सबका पीएम होता है, किसी एक धर्म या किसी एक ज़ात का पीएम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये सरकार समझने वालों में से नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर फूटा गुस्सा, अखिलेश ने निकाल दी प्रधानमंत्री पर भड़ास। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव का कहना है कि बार बार बिहार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोग डर गए हैं। यही नहीं, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बिहार की जनता ने इनको ठुकरा दिया। बिहार में 40-42 साल काम करने के बाद भी बिहार को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं। जाहिर सी बात है बिहार के लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है दोस्तों, रोज़गार है नहीं, और इस तरीके से तेजस्वी ने जमकर बीजेपी को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जिनसे पूरी बीजेपी कांपती है। लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट में आते हुए उनके बेटे तेजस्वी ने जमकर बीजेपी को लपेटा और कहा कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी भ्रष्टाचार में लीन है, ऐसे लोगों को दोस्तों कोई वोट नहीं देता। तेजस्वी ने दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत की। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन को 300 से भी ऊपर सीटें मिलने जा रही हैं और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से पलट गया गेम। महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी के हाथ लगेगा ठन ठन गोपाल। दरअसल अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के आने के बावजूद भी बिहार दोस्तों महाराष्ट्र का गेम उलट गया है। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार की दहाड़ है। इन दोनों नेताओं की दोस्तों बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन जनता इनको वोट देती है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के लोगों से पूछो तो सबने उद्धव ठाकरे की सरकार को ही बेस्ट बताया है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो वैसे तो हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो एकदम कट्टर वाला हिंदुत्व बीजेपी की तरह उनका दिखाई नहीं देता। हालांकि देखिए पार्टी बदलने के बाद विचारधारा बदल ही जाती है लोगों की। इस वक्त उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर वो एनसीपी कांग्रेस का हिस्सा थे, अगाड़ी की सरकार चल रही थी। अब फिर से एक बार उद्धव ठाकरे का जादू देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि महाराष्ट्र में खेला हो पे एक बार फिर से प्रधानमंत्री को बड़ा झटका लगने जा रहा है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है कि कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिल